आरुषि तलवार हत्याकांड भारतीय न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था के इतिहास में एक ऐसा मामला बन गया जिसे आज भी अधूरी सच्चाई के रूप में देखा जाता है। 15 और 16 मई 2008 की रात को नोएडा के जलवायु विहार सेक्टर 25 में घटित यह घटना महज एक हत्या नहीं थी, बल्कि वह रहस्य, संदेह, मीडिया की अति सक्रियता और न्यायिक प्रणाली के संघर्ष का प्रतीक बन गई। आरुषि तलवार मात्र 14 वर्ष की एक छात्रा अपने माता पिता राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार के साथ एक मध्यम वर्गीय शिक्षित परिवार में रहती थी। 16 मई की सुबह जब उनका घरेलू नौकर काम पर आया तो मुख्य द्वार अंदर से बंद था। दरवाजा खोलने के बाद पता चला कि आरुषि की लाश उसके ही कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया था और खून चारों ओर बिखरा हुआ था। प्रारंभिक तौर पर पुलिस को शक नौकर हेमराज पर हुआ, जो गायब था। लेकिन अगले ही दिन 17 मई को घर की छत से हेमराज की लाश मिली, उसी तरह की चोटों के साथ। यही वह मोड़ था जहां से यह केस एक सीधी हत्या से एक अनसुलझे रहस्य में बदल गया। नोएडा पुलिस की शुरुआत से ही इस केस में गंभीर लापरवाहियां रही। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित नहीं रखा, सबूतों को छू लिया और मीडिया को अंदर जाने दिया। बिना पर्याप्त फोरेंसिक निष्कर्षों के पुलिस ने जल्दबाजी में ऑनर किलिंग की थ्योरी दी और सीधे सीधे माता पिता को संदिग्ध बना दिया। कहा गया कि डॉक्टर राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और गुस्से में हत्या कर दी। यह दावा बिना किसी ठोस सबूत के मीडिया में फैलाया गया और मामला माता पिता ने बेटी की हत्या की के रूप में वायरल हो गया। इसके बाद केस सीबीआई को सौंपा गया। पहली सीबीआई टीम ने जांच के बाद पाया कि तलवार दंपति के खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। उन्होंने बाहर के 3 लोगों, कृष्णा, डोमसॉस तलवार का सहायक, राजकुमार, तलवारों के दोस्त का नौकर और विजय मंडल, पड़ोसी का नौकर, को संदिग्ध माना। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ किए गए, जिनमें कृष्णा ने हत्या की योजना का संकेत दिया था, लेकिन इन परीक्षणों को अदालत में सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता था। इन व्यक्तियों के खिलाफ कोई भौतिक सबूत नहीं मिले और जांच ठंडी पड़ गई। कुछ सालों बाद सीबीआई की दूसरी टीम गठित की गई, जिसने पिछली थ्योरी को खारिज करते हुए तलवार दंपति को ही आरोपी माना। उन्होंने केस को क्लोज्ड रूम मर्डर की दृष्टि से देखा। सीबीआई का तर्क था कि हत्या घर के अंदर हुई थी और उस रात केवल 3 लोग मौजूद थे, आरुषि, डॉ. राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार। घर का दरवाजा अंदर से बंद था और घुसपैठ के कोई निशान नहीं थे। हेमराज की लाश भी छत पर मिली, जिसके दरवाजे की चाबी डॉ. तलवार के पास थी। अगर बाहर से कोई आया होता तो दरवाजा कैसे बंद होता? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरुषि के शव पर सफाई के निशान थे, जैसे किसी ने खून पोंछा हो, कपड़े बदले हों और शव को व्यवस्थित किया हो। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि घर के अंदर हत्या हुई, लेकिन पुलिस को बुलाने से पहले सबूतों को साफ किया गया। उनका यह भी कहना था कि डॉक्टर तलवार की गोल्फ स्टिक से पहले सिर पर वार किया गया और फिर गले को तेज धार वाले औजार से काटा गया। यह हमला इतना सटीक था कि माना गया कि जिसने हत्या की वह या तो चिकित्सक था या पेशेवर। यही तर्क तलवार दंपति पर शक की नींव बना। सीबीआई ने यह भी नोट किया कि तलवारों का बर्ताव उस सुबह असामान्य था। वे शव के पास रो तो रहे थे, लेकिन बार बार कमरे में लोगों को जाने से रोक रहे थे, जैसे कि वे कुछ छिपाना चाह रहे हों। उन्होंने तुरंत पुलिस को घटनास्थल तक ले जाने में भी देरी की। और सबसे बड़ा सवाल, हेमराज की लाश छत पर 24 घंटे तक किसी को क्यों नहीं दिखी? वह छत, जहां सीढ़ियां सीधी पहुंचती थीं और उस कमरे की चाबी तलवारों के पास थी। इन सब बिंदुओं को सीबीआई ने मिलाकर एक धारणा बनाई। यह हत्या किसी बाहरी ने नहीं की, बल्कि इसे जानबूझकर योजनाबद्ध ढंग से अंजाम दिया गया था और सबूत मिटाने की कोशिश भी उसी की पुष्टि करती है। इसके बाद 2012 में सीबीआई ने अदालत में चार्जशीट दायर की और 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई विशेष अदालत ने तलवार दंपति को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त हैं। अदालत ने कहा
कि घर की सुरक्षा व्यवस्था, बाहर से प्रवेश के कोई निशान न होना, शव की स्थिति और सबूतों की सफाई, ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हत्यारे घर के अंदर ही थे। लेकिन इस फैसले के खिलाफ तलवार दंपति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट्स में अपील की और 2017 में कोर्ट ने उन्हें हमरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा दी गई थ्योरी पॉसिबल तो हो सकती है, लेकिन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है। किसी भी क्रिमिनल केस में दोष सिद्ध करने के लिए संदेह से परे प्रमाण होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई ने जो थ्योरी बनाई वह केवल अनुमान पर आधारित थी और प्रत्यक्ष या भौतिक सबूतों की कमी के कारण उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस केस का सबसे दुखद पक्ष यह रहा कि दो लोग मारे गए, एक मासूम बच्ची और एक घरेलू नौकर। लेकिन इतने वर्षों बाद भी न कोई दोषी सिद्ध हुआ और न ही कोई स्पष्ट सच्चाई सामने आई। इस केस ने मीडिया की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। न्यूज चैनलों ने टीआरपी के लिए हत्या को मनोरंजन बना दिया। आरुषि के चरित्र पर कीचड़ उछाली गई और बिना प्रमाणों के माता-पिता को हत्यारा करार दे दिया गया। सामाजिक रूप से यह केस एक उदाहरण बन गया कि किस तरह एक मध्यम वर्गीय परिवार एक रात में पूरे देश के लिए एक पहेली बन सकता है। कानून और न्याय की प्रणाली को जिस सटीकता और सावधानी से काम करना चाहिए था, वह इसमें बार-बार चूकती रही। पुलिस ने शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाहियां की, फॉरेंसिक टीम ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और मीडिया ने जनता के सोचने की दिशा को प्रभावित कर दिया। आज जब हम इस केस को देखते हैं, तो यह केवल दो हत्याओं की गाथा नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत के न्याय, मीडिया और समाज की सोच का दर्पण है। आरुषि और हेमराज को न्याय मिला या नहीं, ये सवाल अब भी खुला है। लेकिन इतना जरूर तय है कि यह केस आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है। न्याय केवल अदालतों में नहीं, समाज के व्यवहार और सोच में भी तय होता है।